नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं राजस्थान एग्जाम पाठशाला। चलिए अब हम अरब सागर के अपवाह तंत्र की एक बहुत ही प्रमुख नदी की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ स्लाइड में देख पा रहा हूँ पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास। हाँ, तो नोट्स के हिसाब से इसका उद्गम सिरोही जिले की सनवारा की पहाड़ियों से होता है और इसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के आबू से होते हुए ये गुजरात की डीसा शहर तक जाता है और अंततः ये नदी कच्छ के रन में जाकर समाप्त हो जाती है। बच्चों, इस नदी का जो सफर है उसे थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। एक नदी जो सिरोही जैसे पहाड़ी और पथरीले इलाके से निकलती है, जहां बहुत कठोर अरावली की चट्टानें हैं, वहां से ढलान के साथ तेजी से बहते हुए ये गुजरात के समतल मैदानी इलाकों में जाती है और फिर कच्छ के रन के उस खारे और दलदली इलाके में जाकर अपना दम तोड़ देती है। मतलब इस तरह से ये दो राज्यों को जोड़ रही है। बिल्कुल, और यही इसका अंतर्राज्यीय महत्व है, इंटरस्टेट इम्पोर्टेंस। नदियां राजनीतिक सीमाएं नहीं जानती। पश्चिमी बनास हमें दिखाती है कि कैसे राजस्थान का पानी गुजरात के पारिस्थितिकी तंत्र को, वहां के इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। और शायद इसी बहाव को नियंत्रित करने के लिए कुछ संरचनाएं भी बनाई गई हैं। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो नोट्स में सुकली और सिपू नदियों का नाम है और सबसे खास बात, इसी नदी पर सिरोही में पश्चिमी बनास बांध भी स्थित है। बांध कहाँ है और क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको ये जल प्रबंधन वाला एंगल जरूर याद रखना है। बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आपने। चलिए बच्चों, अब एक ऐसे विरोधाभास की तरफ चलते हैं जो अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा करता है, द साबरमती पैराडॉक्स। साबरमती, ये बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। बिल्कुल, मैं इसके आंकड़े देख रहा हूं और ये वाकई चौंकाने वाले हैं। इसका उद्गम राजस्थान में उदयपुर के कोटला इलाके की पदरला की पहाड़ियों से होता है। वहां से ये नदी बहकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। लेकिन विरोधाभास इसकी लंबाई में है। इस नदी की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में जहां से ये निकलती है वहां इसकी लंबाई केवल 45 किलोमीटर है। जी, और यहीं पर कई बार स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं कि अगर नदी का 90% से ज्यादा हिस्सा गुजरात में है तो हम इसे राजस्थान की अपवाह प्रणाली में इतनी गहराई से क्यों पढ़ते हैं। एकदम सही सवाल है। आखिर हम इसे इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? अगर हम इसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में यानी बड़े पिक्चर में देखें तो किसी भी नदी का जो सबसे अहम हिस्सा होता है वो उसका उद्गम स्थल होता है, उसका कैचमेंट एरिया। भले ही साबरमती राजस्थान में केवल 45 किलोमीटर बहती है, लेकिन यह उसका पालना है। अगर उदयपुर की इन पदरला पहाड़ियों में पेड़ कट जाएं या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे तो आगे के 370 किलोमीटर में बहने वाली नदी पूरी तरह सूख जाएगी। मतलब स्रोत को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरी बात, इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभाव है। अगर आप नोट्स देखें तो गुजरात के प्रमुख शहर जैसे अहमदाबाद, जो एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र है, और गांधीनगर इसी नदी के किनारे बसे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, गांधी जी का साबरमती आश्रम। एकदम सही, साबरमती आश्रम इसी नदी के तट पर स्थित है। ये नदी हमें दिखाती है कि कैसे नदियां केवल प्यास नहीं बुझाती, बल्कि वो मानव बस्तियों, इतिहास और बड़े बड़े आंदोलनों का केंद्र रही हैं। राजस्थान से निकलने वाली एक छोटी सी जलधारा गुजरात में जाकर एक पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था और देश के इतिहास को आकार देती है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है, इसे आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें। बहुत ही गहरी बात कही आपने। और बच्चों, इस नदी को वो विशाल रूप देने में इसकी सहायक नदियों का बहुत बड़ा हाथ है। चलिए साबरमती की सहायक नदियों की लिस्ट पर नजर डालते हैं। इसमें वाकल, सेई, हथमती, वितरक, जिसे वात्रक भी कहते हैं, मेसवा और माजम नदी शामिल हैं। इन सहायक नदियों में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 2 नदियों के उद्गम पर विशेष ध्यान देना है, वाकल और सेई नदी। जी, तो वाकल नदी का उद्गम उदयपुर की गोरागांव की पहाड़ियों से होता है और सेई नदी भी उदयपुर से ही निकलती है। लेकिन जैसे ही हम सेई नदी का नाम लेते हैं, हम आज के इस डीप डाइव के सबसे रोमांचक और मुझे लगता है सबसे तकनीकी हिस्से पर पहुंच जाते हैं। द इंजीनियरिंग मार्वल। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सेई जल सुरंग परियोजना की, सेई वाटर टनल प्रोजेक्ट। बच्चों, ये कोई आम नहर की बात नहीं है। ये परियोजना सेई बांध, जो कि उदयपुर में है, वहां से पानी उठाकर पाली जिले के जवाई बांध तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। और इसे समझने के लिए आपको थोड़ा मारवाड़ के भूगोल को समझना होगा। अरावली के पश्चिमी ढलान पर बसा पाली जिला सूखे की चपेट में रहता है। वहां के लिए जवाई बांध एक तरह से अमृत सरोवर है।
मारवाड़ का इकलौता बड़ा जल स्रोत। जी, और जब जवाई बांध सूखने लगा तो उस आपदा से निपटने के लिए ये तरंग बनाई गई। लेकिन पहाड़ों के बीच से पानी ले जाना आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर इस परियोजना की महत्वता समझ में आती है। बच्चों, अरावली की कठोर चट्टानों को काटकर 6.7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई। और एग्जाम के लिए जो सबसे बड़ा फैक्ट आपको याद रखना है वो ये है कि ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है, फर्स्ट वाटर टनल ऑफ राजस्थान। 6.7 किलोमीटर लंबी सुरंग, वो भी कठोर चट्टानों के बीच। हाँ, और ये सिर्फ पत्थरों को तोड़ने का कमाल नहीं है, ये जल संकट से निपटने के लिए मानव की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। सबसे खास बात यह है कि इस सुरंग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उदयपुर के सई बांध का पानी प्राकृतिक ढलान से गुरुत्वाकर्षण के सहारे सीधे जवाई बांध में जाता है। इसके लिए किसी बिजली या बड़ी मोटरों की जरूरत नहीं पड़ती। बिना बिजली के पानी का इतना बड़ा ट्रांसफर, ये सच में इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। प्राकृतिक ढलान का इतना सटीक इस्तेमाल। एकदम सही। उदयपुर के अतिरिक्त पानी को पाली के सूखे इलाकों तक पहुंचाना जल प्रबंधन की या वाटर मैनेजमेंट की एक बेहतरीन मिसाल है। ये दिखाता है कि हम प्रकृति की बाधाओं को तकनीक और समझ से पार कर सकते हैं। बिल्कुल। और बच्चों, इसी के साथ हमारी ये स्लाइड डेक यहाँ पूरी होती है। और बच्चों, अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो और ये विश्लेषण आपके एग्जाम के लिए उपयोगी लगा हो तो चैनल राजस्थान एग्जाम पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले डीप डाइव में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। नमस्कार।